बैटमैन 3 जोकर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से जेसन टॉड जो है वो जोकर के सारे ट्रैप में आके फंस जाता है और जोकर जो है उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब बेसिकली वो दोनों जोकर्स का मकसद ये होता है कि जो तीसरा जोकर मर गया है उसकी जगह वो लोग जेसन टॉड को ही जोकर बना दें ताकि वही बैटमैन को हमेशा जिंदगी भर के लिए टॉर्चर करता रहे और बैटमैन को ऐसा फील हो कि वो फेल हो गया है। लेकिन इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे जेसन टॉड जो अपने ऊपर काबू पा लेता है और बैट गर्ल उसको अपने साथ ले जाती है, जिसके बीच हमने देखा कि उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी नजदीकियां हो जाती हैं और इसी तरह वो दोनों से क्लोज भी हो जाते हैं। लेकिन हमने साथ में ये देखा कि जोकर ने अभी तक हार नहीं मानी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बैटमैन का जो सबसे पुराना दुश्मन जिसको आप कह सकते हैं जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था, जो चिल, और जोकर उसको किडनैप करके लेकर आ चुका है और उसको एक पूरा का पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड करने पे मजबूर कर रहा है कि उसने आखिरकार मार्था और थॉमस वेन को जो है क्यों जान से मारा था। तो आज हम अपने इस पूरी की पूरी एपिसोड के एक कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कहानी की स्टार्ट हमारे पास बेसिकली हमारे 3 जोकर्स के साथ होती है, जिस तरह की इस कहानी का नाम ही है, जहां पहला जोकर जो है वो हमारा क्रिमिनल है, तीसरा जोकर जो है वो क्लाउन है और दूसरा जोकर जो है वो हमारा कॉमेडियन है। लेकिन इसी तरह जब हम अगले पैनल पे शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अब 2 जोकर या 3 जोकर नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोकर्स बन चुके हैं। और ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनको अभी कुछ टाइम पहले हमने स्विमिंग पूल के अंदर देखा था, जो वो जोकराइज्ड हुए हुए थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हर एक आदमी जो वो हर एक अलग प्रोफेशन से जो है बिलोंग करता है। और इसी तरह बैटमैन बेसिकली इन सारे के सारे जोकर्स को एक टेबल पे बिछा के रख रहा है ताकि वो लोग उसको स्टडी कर सकें और समझ सकें कि वो लोग कर क्या रहे हैं। और बैटमैन बोलता है कि जिन हम 3 जोकर्स को जानते थे, देख के ऐसा लग रहा है कि वो इस पूरी की पूरी सिटी से लोगों को किडनैप कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक ही अटेम्प्ट के अंदर, कि वो एक बेहतर जोकर बनाना चाहते हैं। तो इसे बैटगर्ल बोलती है, एक बेहतर जोकर, इससे आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तो जेसन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि इतने टाइम से जोकर जो है इतने सालों से हमें सिर्फ पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं। तो बैटगर्ल बोलती है कि हाँ ये तो ठीक है ब्रूस, लेकिन ये बैटेड जोकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रूस, तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? तो बैटमैन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द जेसन, जैसा कि उसने हमें कहा कि वो लोग एक ऐसे आदमी को जोकर बनाना चाहते हैं जिसके मास्क के पीछे एक आइडेंटिटी हो, जिसको मैं पहचानता हूं, जिससे मेरा अपना पर्सनल कनेक्शन हो। और इसी वजह से उन्होंने जेसन को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो बात ये मुझे बता सके। वो लोग चाहते हैं कि मैं सारे के सारे पर्दे को फाश करूं और उनको फौरन से अनकवर करूं कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन बस अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे किस चीज को पता करना है। तो जेसन बोलता है कि अब सिर्फ 2 जोकर्स रह गए हैं ब्रूस, ना कि 3, और वो 2 भी जब मेरे सामने जैसे ही आएंगे तो मैं उनको भी खत्म कर दूंगा और उसके बाद एक भी जोकर जिंदा नहीं रहने वाला है। और मैं इस बात को जानता हूं कि तुम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये सुन के हम देखते हैं कि बैटमैन को गुस्सा आता है और जेसन को पकड़ लेता है और कहता है कि इनफ, बस अब बहुत हो चुका है। तो बैटगर्ल बोलती है कि ब्रूस जरा आराम से, क्या हो गया है आखिरकार? तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं उस जोकर के दिमाग में अपनी गोलियां उतारना नहीं चाहता हूं तुम्हारी तरह? आफ्टर एवरीथिंग ही डिड, उसने बारबरा के साथ जो किया, उसने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता हूं? तो जेसन बोलता है कि हाँ मैं अभी भी यही समझ लो क्योंकि तुमने अभी तक जोकर को नहीं मारा लेकिन मैंने मार दिया है। तो बताओ क्या होने वाला है? क्या तुम मुझे अरेस्ट करने वाले हो? मैं कोर्ट जाऊंगा और मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया जाएगा। उसके बाद बारबरा की आइडेंटिटी को भी एक्सपोज करवाया जाएगा क्योंकि वही एक आई विटनेस थी जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद थी। आई एम श्योर कि तुमने उसको भी यही बोला होगा ना, इसी वजह से तुम लोग अब तक खामोश बैठे हो। लेकिन मैं सच जानता हूँ ब्रूस, इसमें सच ये है कि तुम ये सब इसीलिए नहीं कर रहे हो, तो मुझे पकड़वाना इसीलिए नहीं चाहते हो क्योंकि अगर हम सबकी आइडेंटिटी रिवील होगी तो फिर तुम्हारी भी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया जाएगा और वो तुम सह नहीं सकते हो। तो वही हम देखते हैं कि वहीं से बारबरा आती है और ब्रूस को रुकने के लिए कहती है। और वहीं से जेसन बोलता है क्या मुझसे ये मत कहना बारबरा कि तुम इसमें इसकी साइड ले रही हो। आई मीन कम ऑन बारबरा, वो आखिरकार हमें कितने टाइम से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये वो इंसान है जो कि हमें इसके अंदर घसीट के ले आ चुका है और अब यहाँ से निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो बैटगर्ल बोलती है कि मैं समझ रही हूँ जेसन तुम्हारी सारी बातों को कि तुम उसको किस नजरिए से देख रहे हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ब्रूस ने हमारी मदद करने की हमेशा ही कोशिश करी है। तो वहीं से जेसन बोलता है कि मेरी मदद आखिरकार वो कैसे करी है? क्या तुम अब मुझे यहीं इस सेल के अंदर यहाँ नीचे सड़ने के लिए छोड़ने वाले हो और हमेशा के लिए मुझे यहाँ पे लॉक करके भूल जाओगे जिस तरह जब मैं मर गया था तुमने मेरे साथ किया था? लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन जेसन को छोड़ देता और कहता है तुम कभी इस बात को नहीं समझे और ना ही तुम कभी समझ पाओगे, लेकिन आज हमने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करा है तो हमें इस वक्त सिर्फ काम के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। तो सीधा जेसन बोलता है कि ये व्हाटएवर, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तो बैटमैन वहां सारी चीजों को देख रहा होता है और बताता है कि मुझे ये देख के अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से जोकर्स ने बहुत ही ज्यादा लोगों को इस केमिकल से एक्सपोज करने की कोशिश करी है। वो अलग अलग पेशे के लोगों को जो है ये सारे के सारे ड्रग देके जोकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको एक बेहतर कैंडिडेट मिल सके। लेकिन लग रहा है कि इसके अंदर तकरीबन सारे के सारे लोग ही फेल हो चुके हैं एक्सेप्ट दीज 3।
जैसा कि तुमने कहा, जो क्रिमिनल जोकर है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड इंसान है। वो अपने गोल्स को और अपनी हर एक चीज को जो है बिल्कुल दिमाग के में क्लियर करके चलता है, और वो जो है ज्यादा थिएट्रिकल नहीं है। और ये मुझे उस जोकर की याद दिलाता है जिससे मैं अपनी अर्लीस्ट इनकारनेशन में मिला करता था, यानी जब मैं नया नया बैटमैन बना था। और जिस जोकर को, यानी कि जिसको तुम क्लाउन कह रहे हो, जिससे हम एक्वेरियम के अंदर मिले थे, वो जोकर जो है वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, जिसको खेलने में बहुत ही मजा आता है और वो खेल तमाशों और ट्रिक्स में लगा रहता है। और रही बात अगर कॉमेडियन की, तो इसकी स्माइल के नीचे जो कि ये दुनिया को दिखाता है कुछ बहुत ही खतरनाक और डार्क चीज छुपी हुई है, जो कि वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो बारबरा बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो ब्रूस, तुम्हें लगता है कि इन तीनों में से कोई एक ओरिजिनल है? तो ब्रूस बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन तीनों में से एक जो है वो असली जोकर है और उसने ही बाकी दो को बनाया एट सम पॉइंट। ये उसकी नजर में सिर्फ एक जोक है। तो बारबरा बोलती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि उसने उन दोनों को शायद इसीलिए बनाया हो ताकि वो अपनी असली आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रख सके। मे बी ये सब उसने इसीलिए करा है ताकि कोई पता ना लगा सके कि असल में जोकर है कौन। तो वहीं से जेसन बोलता है कि हो सकता है कि वो कभी कोई हो ही ना, मतलब वो कोई नोबडी हो सकता है। तो वहीं से बारबरा बोलती है इसके अलावा कोई और चीज है जो तुम हमें बताना चाहते हो ब्रूस, जो कि इस केस में हमारे काम आ सके? तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि हाँ मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें फेल किया जेसन, लेकिन अब मैं तुम्हारी दोबारा से मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें एक नए पाथ की तरफ ले जाना चाहता हूँ जेसन, एक नई आइडेंटिटी। तो इस रेड हुड को पीछे छोड़ दो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तो वहीं से जेसन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बारबरा बोलती है कि जेसन अब वो कोशिश कर रहा है तुम्हारे साथ आने की और तुम्हारी मदद करने की, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? तो जेसन बोलता है कि अभी के लिए मेरे ख्याल से हमें सिर्फ जोकर के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए, और वैसे भी अब मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस अब जोकर्स को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता हूँ और उनका काम हमेशा के लिए तमाम करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले तुम्हें बारबरा के सवाल का जवाब देना होगा ब्रूस, क्या इस केस के अंदर तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो जो तुम्हें पता है और हमें ना पता हो? लेकिन ब्रूस वहां सोच में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो वहीं से जेसन बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम जोकर का असली नाम जानते हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो बारबरा बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ब्रूस को अगर जोकर का असली नाम पता होता तो वो अब तक हमसे छुपा के रखता? तो जेसन बोलता है कि बताओ ब्रूस, तुम्हें वो पता है ना? तो बैटमैन बोलता है कि अगर मुझे उसका नाम या उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं तुम्हें बता चुका होता। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल उनके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ब्लैक गेट आइलैंड के ऊपर से एक अलर्ट आती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ब्लैक गेट प्रिजन के अंदर एक जबरदस्त किस्म की आग लगी हुई है। और बैटमैन जब वहां पे पहुंचते क्राइम सीन के अंदर तो ये पता चलता है कि वो लोग बेसिकली जो चिल को ले गए हैं। तो बैटमैन बोलता है वहां पे आके कमिश्नर गॉर्डन से कि मुझे उसके सेल को देखना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन उसके सेल के अंदर आता है और वहां पे उसकी बुक शेल्फ के अंदर कुछ लेटर्स मौजूद होते हैं जो कि उसने ब्रूस वेन के लिए लिखे थे। तो वहीं से जिम गॉर्डन बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है? तो बैटमैन बोलता है कि ये लेटर हैं। तो वहीं से एक वार्डन आके बताता है कि इसने सारे के सारे लेटर इतने टाइम से लिखने की कोशिश कर रहा था। सॉरी, मैं आपकी बातों के बीच में आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो मैंने बोला कि आपको आके थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी, अगर किसी चीज को पूछने में तो मैं दे सकता हूँ। तो बताइए कि आप उसको पकड़ के लेकर आने वाले हैं ना? तो बैटमैन बोलता है कि तुम जोचिल की बात कर रहे हो? तो वार्डन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जोकर की बात कर रहा हूँ। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि अगर ये सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो उनको कभी मेल क्यों नहीं किया गया? तो वहीं से वो वार्डन बोलता है कि इसके लिए आपको एवन से पूछना पड़ेगा जो कि यहाँ का इंचार्ज था। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बैट गर्ल और जेसन बाहर खड़े हुए होते हैं ब्लैक गेट प्रिजन के, और वो लोग यहाँ पे बेसिकली प्रिजन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। लेकिन वहीं से जेसन बोलता है, हे क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे पता है कि मैंने टोटली स्क्रूड अप कर दिया है। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि स्क्रूड अप जेसन, तुम्हें कोई इस वक्त अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे और ब्रूस को इस वक्त किस पोजीशन में डाल दिया जोकर को मारने के बाद से। हम लोग टोटली ट्रैप हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब हमें तुम्हें आजाद छोड़ना ही होगा। तो जेसन बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ कि मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन सच में अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होने वाला। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है आई होप कि ऐसा कभी हो भी ना, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए अगर मुझे अनमास्क होना भी पड़ा तो मैं अपना मास्क उतार दूंगी। और उसी तरह देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली उस आदमी के पास आता है जो कि यहाँ का इंचार्ज है, और वहीं से वो आदमी बताता है कि वो आखिरी टाइम में अपने बहुत ज्यादा रिग्रेट के अंदर मौजूद था जो कुछ भी उसने किया है। तुम सच में जानते हो ना कि जोसेफ चिल ने आखिरकार किया क्या था? तो बैटमैन बोलता है कि गौतम के अंदर हर आदमी जानता है कि जो चिल ने क्या किया था और जिस वजह से वो इस ब्लैक गेट के अंदर मौजूद है एवेंस। लेकिन मैं यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स को देख रहा हूँ जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लेटर्स मौजूद हैं जो कि उसने ब्रूस वेन के लिए लिखे हुए हैं, जिसमें वो उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूँ इनमें से कोई भी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिनिश नहीं है। तो वहीं से वो बताता है कि जोसेफ ने कभी भी स्कूल को अटेंड नहीं करा और वो बहुत ही बुरा था स्कूल के अंदर, तो इसलिए जब वो यहाँ पे आया तो वो हमारी क्लासेस ले रहा था, लेकिन इन क्लासेस के अंदर भी वो इतना ज्यादा शार्प नहीं था और काफी ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीख रहा था। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि इसका मतलब जब वो यहाँ पे सारी की सारी चीजें सीख रहा था तब वो बीमार पड़ गया। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जोसेफ ने तो इन सारे के सारे लेटर्स को बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया था जब वो बीमार भी नहीं था। वो आदमी सच में बहुत ज्यादा बदल चुका था, वो बात करता था अपने अंदर की डार्कनेस के बारे में, जो चीज उससे हो गई थी उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो इस बात को डिनाई नहीं करता था कि जो उसने करा है वो उसने नहीं करा, इनफैक्ट वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था।
तो बैटमैन बोलता है कि वो कैसे, तो वो बताता है कि वो इन लेटर्स के जरिए करने की कोशिश करता था। वहीं से वो बोलता है एवेंस के आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई उसको उठा के क्यों लेकर गया है, आखिरकार वो किसी को क्या फायदा दे सकता है या किसी को क्या नुकसान दे सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे बैटमैन सारे के सारे लेटर्स को देख रहा होता है जिसके ऊपर ब्रूस वेन लिखा हुआ होता है, लेकिन अचानक उन लेटर्स में से एक लेटर के ऊपर बैटमैन लिखा होता है। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली जब वो लेटर खोलता है बैटमैन तो उसके अंदर जोकर की तरफ से एक थिएटर का टिकट होता है और वही शो होता है द मार्क ऑफ जोरो, जिस शो के बाद बैटमैन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। तो उसी तरह बैटमैन समझ जाता है कि जोकर ने इसको हिंट दिया है वहां पे थिएटर में बुलाने के लिए। और बेसिकली हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे बैटगर्ल और जेसन के साथ यहाँ थिएटर के अंदर पहुंचता है। उसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन वहां पे दोनों को इशारा करता है कि वो दोनों अलग अलग रास्तों से अंदर घुसेंगे और बैटमैन वहां पे फ्रंट गेट से जो है अंदर घुसेगा। उसी तरह देखते हैं कि इस पूरे के पूरे थिएटर के बाहर एक शो लगा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है वन नाइट ओनली द न्यू जोकर। तो आप समझ चुके हैं ये जोकर यहाँ पे आज पूरा का पूरा जो है एक तमाशा करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे तीनों के तीनों लोग जो हैं वो अपने अपने अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करते हुए उस थिएटर के अंदर घुसते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग छानबीन करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब बैटमैन जैसे ही थिएटर के अंदर पहुंचता है तो अचानक वहां पे जबरदस्त किस्म की स्पॉटलाइट खुल जाती है और आवाज आती है प्लीज टेक योर सीट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लगता है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है कन्फेस करने का मिस्टर चिल। आखिरकार अब बता ही दीजिए कि आपने थॉमस और मार्था वेन को मारा क्यों था और आपने उनके साथ किया क्या था। तो वहीं से हम देखते हैं कि जो चिल बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो। तो जोकर बोलता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जो चिल, मैंने तुम्हारे सारे के सारे लेटर्स पढ़े हैं, वो मिनिस्टर्स नोट्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे बैटमैन इन सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रखा है। और वहीं से बैटगर्ल जो है वो प्रोजेक्टर रूम के अंदर जाती है जहां पे ये पूरी की पूरी फिल्म चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहां पे और भी ज्यादा जोकराइज लोग मौजूद होते हैं। और इसी तरह वहां पे डाउन स्टेयर की तरफ जाएं तो वहां पे भी यही सेम हो रहा होता है जहां पे जेसन के ऊपर मुख्तलिफ जोकर्स आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं ऊपर से आवाज आती है अब आखिरकार हम लोग इस मूवमेंट के ऊपर पहुंच ही गए हैं बैटमैन। हाँ, मैं अब बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो मैं और ये द परफेक्ट टाइम सीन। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जो क्रिमिनल जोकर नंबर 1 है वो यहाँ पे जो चिल को एक कुर्सी से बांध के रखा हुआ है और कहता है हाँ आई मीन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ वो दो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, द क्रिपल जिसकी टांगे मैंने तोड़ी थी और वो बच्चा। उस बच्चे के बारे में मैंने काफी सोचा, लेकिन तुम जानते हो उस बच्चे को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, उसके अंदर तमीज की बहुत ही ज्यादा कमी है। और अगर उस लड़की की बात की जाए तो वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, तो इसलिए मैंने किलर को पिक करा नया जोकर बनाने के लिए। कम ऑन चिल। तो बेसिकली आज जोकर का जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से जैसा वो पहले जेसन को जो है यहाँ पे जोकर बनाना चाह रहा था, अब वो जेसन की जगह यहाँ पे जो चिल को जोकर बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसका और बैटमैन का कनेक्शन समझ लीजिए कि सबसे पुराना है। मतलब जो चिल वो इंसान है जिसने बैटमैन के पेरेंट्स को शूट किया था और उसके बाद ही ब्रूस वेन के अंदर बैटमैन बनने का एक जज्बा आया था। तो देखा जाए तो जो चिल ही बैटमैन का सबसे पहला विलन है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन जो है अपने ग्रैबलिंग हुक को पकड़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वहीं से जोकर बोलता है बैटमैन जरा मुझसे डिस्टेंस बना के रखना, वरना तुम जानते हो ना कि क्या हो सकता है। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली जोकर ने अपने अंदर जबरदस्त किस्म के डायनामाइट्स को बांधा हुआ होता है और वो कह रहा है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इन सबको उड़ा के खत्म कर दूंगा। तो बैटमैन बोलता है कि तुम एक नया जोकर बनाना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि वो जो चिल है। तो वहीं से जोकर बोलता है कि हाँ आखिरकार वो क्यों नहीं हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटगर्ल यहाँ पे उन सारे के सारे जोकर से बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला कर ही रही होती है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहां पे उन दोनों के दोनों जोकर जिससे वो मुकाबला कर रही होती है उनको आगे गोली लगती है और वो दोनों वहां पे गिर जाते हैं। तो वहीं से वो बोलती है कि रेड हुड क्या ये तुम हो, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे वो दूसरा जोकर मौजूद है जो कि द कॉमेडियन है और वो ठीक अपने उसी गेटअप के अंदर आया हुआ जो कि उसने किलिंग जोक के अंदर लिया था जब उसने बारबरा को मारा था, और बोलता है हाँ तुम करीब तो हो लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, चलो अब स्माइल करो। और इसी तरह क्रिमिनल जोकर बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ आखिरकार कि मैं नया जोकर क्यों बना रहा हूँ बैटमैन, क्योंकि मैं पहले से और ज्यादा मीन रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर मेरी वैल्यू हो, तुम्हारी नजर में मेरी और ज्यादा कदर हो। अभी इस वक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एक अनडिफाइंड केओस हूँ, लेकिन अब मुझे इससे कुछ ज्यादा बनना है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाऊं, मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे लिए सिर्फ मायने रखे और मेरे अलावा कोई ना हो। और वो ये आदमी कर सकता है, ये वो जोकर बन सकता है जो कि तुम्हारे लिए मैटर करेगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली जोकर उसको उठा के एक पुली के जरिए बीच में लटका देता है और वहीं से बैटमैन बोलता है कि वो सिर्फ एक सिक ओल्ड मैन है, दैट्स ऑल। तो वहीं से जोकर बोलता है कि सिक, मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि मेरा नया छोटा सा बात उसको बिल्कुल नया बना सकता है। अ सिंपल ट्रेड ऑफ फिजिकल हेल्थ फॉर मेंटल हेल्थ। और इसी तरह हम देखते हैं बेसिकली वहां पे नीचे वही पूरा का पूरा केमिकल जोकर ने सेटअप किया हुआ है जिसके जरिए वो सबको जोकर बनाता है और अब वो जो चिल को उसके ऊपर ले आया है उसको वहां पे गिराने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जेसन वहां पे सारे के सारे लोगों को निपटाता है और सीधा बैट गर्ल की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जेसन जैसे ही यहाँ पे पहुंचता तो बारबरा बोलती है कि जेसन जरा अपने पीछे देखो, और हम देखते हैं कि बेसिकली वो जोकर यहाँ पे खड़ा होता है और वो जेसन के हाथ के ऊपर शूट कर देता है
और कहता है तो अब बताओ कि इस पूरे के पूरे फ्लोर के ऊपर किसका दिमाग बिखरने वाला है। हाँ, लेकिन वहीं सब देखते हैं कि बारबरा आती है, उसका कैमरा पकड़ती है, सीधा उसके मुंह में घुसाती है और कहती है कि तुमने मुझसे क्या कहा था, स्माइल, तो अब तुम स्माइल करो। और इसी तरह देखते हैं कि वहीं से वो जोकर बोलता है कि जैसे ही जो चिल दोबारा से रिबॉर्न होगा तो मैं रेस्ट कर सकता हूँ, मुझे ये सब कुछ करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि वो अपनी मशीन गन निकाल के बैटमैन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू करता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा होता है तो वहां पे बेसिकली जहाँ पे एक पूरे की पूरी स्ट्रिंग लगी होती है उस ब्रिज को होल्ड करने के लिए, वो अचानक कट जाती है और जोकर का वहां पे बैलेंस टूटता है और वो वहां पे गिर जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए बैटमैन आता है सीधा जोकर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो लाइटर उसके हाथ से छूटा होता है वो दरअसल उस केमिकल के अंदर जाके गिरता है, जिससे उस पूरे के पूरे केमिकल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है धमाका शुरू हो जाता है। और ये देख के वो जोकर जो अपना चाकू निकालता है बैटमैन के ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहां पे जो दूसरा जोकर होता है वो यहाँ पे अभी भी पागलों की तरह हंस रहा होता है और बारबरा को मारने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मुझे इतना मजा कहाँ पे आया था, लगता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि जैसे ही वो आग जलना बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट होती है तो वो जोकर वहां से डिसअपियर हो जाता है। तो जेसन बोलता है कि आखिरकार वो गया कहाँ है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से हम बैटमैन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जोकर और उनके बीच लड़ाई हो रही है और कहता है कि अभी तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चीज हो रही है, एक और क्रिमिनल जो है वो बर्निंग बाथ के अंदर कूदेगा और एक नया जोकर पैदा होगा। और अगली बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली जो चिल की उस रस्सी को काट देता है और जो चिल सीधा जो है उस पूरे के पूरे जलते हुए केमिकल के अंदर गिर रहा होता है। लेकिन बैटमैन वहां पे अपनी ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली जो चिल को बचाते हुए सीधा लैंड करता है जोकर के ऊपर और उसको किक मारते हुए दीवार की आर पार कर देता है। और ये देख के हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे जो चिल खड़ा होता है और वो बहुत बुरी हालत में खांस रहा होता है, लेकिन बैटमैन उसके सामने आता है और ये देख के वो एकदम डर जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन उसको सिर्फ खामोशी से देख रहा होता है और वो बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं ब्लैक गेट के अंदर, तुम इस बारे में जानते हो ना कि मैंने क्या किया था, मैं जानता हूं कि इसके लिए तुम मुझे जान से मार डालोगे। लेकिन बैटमैन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो जो चिल बोलता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं और मैं सच में इसके लिए बहुत ही ज्यादा माफी भी मांगता हूं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली जो पीछे की दीवार होती है अचानक वो हिलना शुरू होती है और वो जोर से जो चिल के ऊपर गिर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली उसको वहां से डॉज करते हुए बचा लेता है। तो जो बोलता है कि थैंक यू, तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली हमें हंसने की आवाज आती है जोर जोर से और जोकर बोलता है कि मैंने इस बारे में उम्मीद की थी कि हमारा गेम थोड़ा सा और लंबा चलेगा, लेकिन लगता है कि इस गेम को हमें साथ मिलकर ही खत्म करना होगा। गॉड, मुझे तो हंसने में अब और भी ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली वो जोकर यहाँ पे जो हंस रहा होता है जोर जोर से, अचानक आके उसको वहां पे जो दूसरा जोकर होता था कॉमेडियन, वो आके उसको गोली मार देता है और कहता है तो चलो इसके साथ एक और गया। और हम देखते हैं कि वो उसके सामने आ जाता है और सरेंडर करते हुए बोलता है कि बस बैटसी, अब मुझे फौरन से पकड़ के ले जाओ तुम, अब मैं इस पूरे की पूरी क्रेजी राइड को खत्म कर देना चाहता हूँ, मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली पूरा का पूरा क्राइम सीन खत्म हो चुका है और बैटमैन ने यहाँ पे पुलिस वगैरह को बुला लिया है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेसन बोलता है तो बस अब इतना ही, मतलब वो दोबारा से जोकर को अरखम ले जा रहा है और उसने मुझे घर भेजने को कहा, उसने कहा कि मैं बैट मोबाइल को जो है वापसी केव ले जाऊं। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि तुम कम से कम उसको एक चांस तो दो जेसन, कम से कम तुम अपने आप को तो एक चांस दो। तो जेसन बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे को चांस नहीं दे सकते हैं। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि जेसन देखो, मुझे लगता है कि तुम जिस बारे में सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल एकदम अचानक हुआ, मैं उस बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे माफ करना। तो जेसन बोलता है कि राइट, सॉरी, मुझे भी माफ कर देना, चलो मैं इसके बाद मिलता हूँ तुमसे। और उसी तरह देखते हैं कि जेसन वहां से चले जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो बैटगर्ल बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमिश्नर। तो हम देखते हैं कि वहीं से कमिश्नर बोलते हैं कि मैं इस वक्त जानता हूं कि तुम्हें जोकर से हैंडल करना इतना ज्यादा आसान नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और मैंने अपने मुंह काफी टाइम से बंद करके रखा था और मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। देखो, मैं तुम्हें उतना ही सपोर्ट करूंगा जितना बैटमैन तुम्हें करता है, लेकिन रेड हुड वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि मैं जो भी उसके साथ कर रही हूँ वो मेरा बिजनेस है, आपका नहीं डैड। और अगले वाले हम देखते हैं कि वहीं से बारबरा जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली जोकर को पकड़ के ले जा रहा होता है और उसको खामोशी से देख रहा होता है। उसी तरह बैटमैन के दिमाग में वो सारे के सारे फ्लैशबैक्स घूम रहे होते हैं जो चिल के कि किस तरीके से उसने उसके फादर को और मदर को मारा था। तो इसे जोकर बोलता है तो क्या तुमने देखा आफ्टर ऑल दैट ड्रामा कि तुम्हें अभी भी बेहतर महसूस नहीं हो रहा है ना ब्रूस वेन, बारबरा गॉर्डन, जेसन टॉड। तुम इसको जानते हो कि मुझे ये सब पता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं किसी को बताने नहीं वाला। इस दुनिया को जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारा असली नाम जाने और ना ही मैं किसी को बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम वो करना बंद कर दोगे जो तुम कर रहे हो, और तुम अगर वो करना बंद कर दोगे तो फिर मुझे मजा कैसे आएगा। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो वहीं से जोकर बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ जो कि जरूर दूसरे तो बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे।
वो क्लाउन जिसके दिमाग के अंदर तुम्हारे रॉबिन ने एक गोली उतार दी, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? वो तो एक क्लाउन था जो कि लोगों को हंसाना चाहता था और लोगों की सफरिंग्स के ऊपर हंसना चाहता था, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और रही बात क्रिमिनल की, वो ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही डिल्यूजनल था। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये आइडिया कुछ ज्यादा ही फैंसी था, बहुत ज्यादा लुनेटिक लग रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से ये आइडिया इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब एक डिफाइंड जोकर, एक ऐसा जोकर जिसका नाम हो, जिसकी आइडेंटिटी हो, क्यों ये पूरे के पूरे जोकर की डेफिनेशन को ही रुइन कर रहा था जो कि मैंने बनाई थी। इसीलिए मुझे जोकर बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा था कि मैंने उन जोकर्स को क्यों बनाया था। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने मुझे क्यों बनाया। हाँ, समझ रहे हो ना मेरा मतलब। तो इसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली जोकर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जोकर नंबर 2 था, यानी कि कॉमेडियन वाला, वही असली जोकर है और उसने ही सारे बाकी जोकर्स को बनाया था। लेकिन वो यहाँ पे हमें ये हिंट भी दे रहा है कि हो सकता है कि वो उस वाले जोकर ने इसको बनाया हो और अब इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो इसने सारे जोकर्स को खत्म कर दिया। तो बैटमैन बोलता है कि इसके अंदर पंच लाइन क्या है जोकर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही। तो जोकर बोलता है कि ओ ये कोई जोक नहीं था बैटमैन, यहाँ पे कोई फाइनल ट्विस्ट मौजूद नहीं है। तब तक तो नहीं, तब तक मैं तुम्हारे सीने में जो हूँ एक छुरी घोंपने के बारे में ना सोचूं। वो क्रिमिनल जो था वो गलत था, मैं केओस हूँ, मैं जो हूँ एक डेविल हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं और सब कुछ हूँ। वो जोकर नहीं जो कि टूटा हुआ है, जो अकेला है, बल्कि वो बैटमैन है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा दर्द है जिसने उसको तोड़ के रख दिया और उससे बड़ा उसके नजर में कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा दर्द है जिसको कोई चीज खत्म नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैंने उन सारे के सारे जोकर्स को इस बात पे कन्विंस करा कि जो चिल जो है वो इस पूरे के पूरे ब्रांड स्पैंकिंग के लिए, जो एक नया क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। और फिर उन लोगों ने सारा का सारा वही काम करा जो कि मैंने सोचा हुआ था कि वो करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम जानते थे इस बात को कि हम जो चिल को वहां से उठाएंगे तो तुम उससे जरूर अट्रैक्ट होगे और तुम समझ जाओगे कि आगे क्या हो रहा है। और इन लोगों ने ठीक बिल्कुल वैसा ही करा जैसा मैंने चाहा था, जैसा मैंने उनको करने के लिए कहा था। तुमने उस आदमी को बचाया जिसने तुम्हारे फादर थॉमस और तुम्हारी मदर मार्था वेन को मारा था। इसके जरिए पूरे के पूरे गौतम और इसके रहने वाले लोगों को हमने एक खतरनाक किस्म के डिस्पेयर के अंदर डाल दिया है। तुमने उस पूरे के पूरे बूढ़े आदमी की तकलीफ और दर्द को देखा कि किस तरीके से अब वो बर्दाश्त कर रहा है, कि चेल अब एक कैसा इंसान बन चुका है, और तुम्हें एहसास हुआ उसके दर्द का और उसके रिलीफ का भी। तो देखो, तुम शायद समझ नहीं रहे हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म जिसको तुम कभी भर नहीं पा रहे थे उसको भर दिया है और तुम्हें इस बारे में पता तक नहीं चला। और वो सब मैंने इसीलिए करा है ताकि अब इस जिंदगी के अंदर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द बन सकूं। मैं तुम्हें काट के रख दूंगा, मैं तुम्हें हर्ट करके रख दूंगा। मैं उस छुरी को जो कि मैंने तुम्हारे सीने के अंदर घुसी हुई उसको ट्विस्ट करता रहूंगा, इतना ट्विस्ट करूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों एक साथ ही मर जाएंगे। और उसी तरफ देखने के वहां पे जोकर पागलों की तरह हंस रहा होता है, जहां से हमें यहाँ पे एक बात ये समझ में आ गई है कि बेसिकली जोकर ने सारा का सारा जो तमाशा करा था वो सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि बेसिकली वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहता था बैटमैन की नजर में, क्योंकि बैटमैन की नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन वो था जो कि जो चिल था, क्योंकि उसने ही उसके पेरेंट्स की जान ली थी और उस वजह से ब्रूस वेन बैटमैन बना था। लेकिन यहाँ पे ब्रूस वेन को उसने इस तरीके से मैनिपुलेट करा जोकर ने कि ब्रूस ने अपने हाथों से ही जो चिल को बेसिकली माफ कर दिया, और अब जो है उसकी नजर में सबसे बड़ा विलन जो होगा वो खुद जोकर होगा, ना कि जो चिल होगा जो उसका सबसे बड़ा जख्म था। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली ब्रूस वेन जो है वो जो चिल से मिलने के लिए जाता है उसके लेटर्स के साथ, और बेसिकली वो यहाँ पे जाके जो है जो चिल को माफ कर देता है और उसी दिन जो चिल की मौत भी हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस ने अपने दिल से जो है उसको माफ कर दिया था और अब बेसिकली वो उसकी कब्र के पास आके खड़ा हुआ है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं समवेयर इन अलास्का, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस वेन ड्राइव करता हुआ पहाड़ियों की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे जबरदस्त किस्म की बर्फबारी हो रही है, और वहीं से हमें ब्रूस वेन का एक एपिलॉग सुनाया जा रहा होता है कि इस दुनिया को कभी भी उसका असली नाम नहीं पता चलना चाहिए। तो वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि अभी के लिए तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है ब्रूस क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि अगर जेसन उन सारे के सारे जोकर्स को मार भी देता लेकिन उससे कुछ नहीं बदलता, उसने जो कुछ बारबरा के साथ करा है वो कभी बदल नहीं सकता है अल्फ्रेड। और उसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली बारबरा जो है वहां पे बहुत तेजी से जो है अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कर रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे एक और लेटर दिखाया जा रहा है जो कि बेसिकली जेसन ने बारबरा को लिखा है, और उसके अंदर वो लिखता है कि डियर बारबरा, मैं एक नया चेंज करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये चेंज तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ अब हमारे बीच डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है और शायद मैं इसकी वजह भी जानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा एडमायर हो चुका हूँ तुमसे बारबरा। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम्हारा दिल, इन सब चीजों ने शायद मुझे कहीं ना कहीं बदल दिया है। तुम ऐसा सोचती हो कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक गलती था, वो सिर्फ एक मोमेंट था जिसके अंदर हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो हम सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट बन सकते हैं। आई रियली डू। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो मैं सच में रेड हुड बनना भी बंद कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बन सकता हूँ जो तुम मुझसे बनने के लिए कहोगी, या फिर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जेसन बन के भी रह सकता हूँ। मैं बस तुमसे सिर्फ एक चांस चाहता हूँ जिसमें मैं तुम्हें इस बात को प्रूव कर सकूं कि मैं अब बेहतर इंसान बन चुका हूँ और अब मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो हूँ तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं अब सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर एक चांस का हकदार हूँ
और तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी अच्छाई बाकी है जिसको तुम और ज्यादा अंदर से निकाल के ला सकती हो, तो ठीक है, तुम मेरे पास जरूर आना और मुझे एक चांस देना और मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट होने का मौका नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें वाकई में लगता है कि वो सिर्फ एक मोमेंट था और कुछ भी नहीं था उसके अलावा, तो इस लेटर को जला के फेंक देना। मैं इसके बारे में तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब ना है। वॉट एवर हैपेंस, आई लव यू, योर्स जेसन। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली जेसन टॉड जो वो बेसिकली बारबरा से अब सच में प्यार करने लगा है। और यहाँ पे हमने देखा था कि जब बैटमैन ने उसको बोला था कि वो रेडवुड बनना छोड़ दे तो उसने साफ मना कर दिया था, लेकिन अब वो बारबरा से खुद कह रहा है कि अगर बारबरा उसके साथ हो जाती है, वो दोनों एक रिलेशन में आते हैं, तो वो रेडवुड बनना छोड़ देगा, वो सारे के सारे गलत काम छोड़ देगा और सिर्फ उसके साथ ही रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जेसन ने बेसिकली जो लेटर उसके दरवाजे के ऊपर लगाया होता है उसका टेप जो था वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का था और वो लेटर उसका जो है वहां पे जमीन पे गिर जाता है और वहां से वो जेनेटर आता है और उसके लेटर को कचरा समझ के वहां से उठा लेता है। तो उसका मतलब ये है कि ये लेटर, ये जो सारी की सारी फीलिंग्स थी जेसन की, वो कभी बारबरा तक पहुंची ही नहीं, जो कि मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा सैड है। तो उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन और आल्फ्रेड अभी तक जोकर के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे हैं अपने केस को क्लोज करते हुए। और वहीं से आल्फ्रेड बोलता है कितनी ज्यादा नफरत एक ऐसे इंसान की तरफ से तुम्हें मिल रही है जिसको हम अच्छे तरीके से जानते तक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो दिन कभी नहीं आएगा कि हम सच में जान पाएं कि जोकर है तो है कौन। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि ब्रूस वहां पे एकदम खामोश हो जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस एकदम खामोश हो जाता है और उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है एक कपल का, जहां पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो कपल आपस में लड़ रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुमने मुझसे कहा ओह। तो वहीं से वो लड़की कहती है कि जीसस, मैंने तो तुमसे बस कहा। तो आदमी कहता है कि तुमने मुझसे कहा ओ, जैसा कि ओ तुम्हें जॉब नहीं मिली दोबारा से, अब हम अपने बच्चे का खाना पीना कैसे करेंगे, जैसे मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में चिंता नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ एक जॉब हासिल करने की। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि तुम्हें शायद सुन के थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आम आदमी हूँ आल्फ्रेड? नहीं, मैं बैटमैन हूँ। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे जोकर का नाम तब से पता है जब हमारी उससे मुलाकात हुई थी और उसके ठीक एक हफ्ते बाद मैं जोकर की पूरी आइडेंटिटी जान चुका था। तो ये सुन के आल्फ्रेड की आंखें बाहर आई थी और कहता है कि क्या? उसी तरह मैं उसी कपल की स्टोरी सुनाई जा रही थी कि किस तरह से उसकी जो वाइफ होती है वो पुलिस से कंप्लेन कर रही होती है कि वो मुझे अपने पास से कभी छोड़ेगा नहीं, वो मेरे बच्चे और मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा करने की कोशिश करता है, अब मैं उसको ज्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसी तरह हम देखते हैं कि वो औरत बेसिकली यहाँ पे जो है कुछ लोगों के पास आके रो रही होती है और कहती है कि वो मुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा और मुझे नहीं पता कि मैं चले गई तो वो मेरे बच्चे का क्या हाल करेगा। तो वो लोग कहते हैं कि इट्स ओके लेडी, हम लोग वो सब करने की कोशिश करेंगे जो हम आपके लिए कर सकते हैं। उसी तरह देखते हैं कि वो जो आदमी होते हैं बेसिकली वो उसके हस्बैंड यानी कि जो आदमी था जो कि बहुत ज्यादा अजीब और तरीके से गुस्सा कर रहा था, उसके पास आके और वहीं से वो आदमी बताते हैं कि आई एम सॉरी सर, हमें आपको बताना पड़ेगा लेकिन आपकी वाइफ का आज सुबह ही एक्सीडेंट हुआ है। अपीरेंटली वो जो है बेबी बॉटल हीटर को जो है टेस्ट कर रही थी, लेकिन एक तरह का इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ जिसके बाद वो मर चुकी हैं सर, तो हमें माफ कीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली उस हस्बैंड से किस तरीके से यहाँ पे वो लोग आके झूठ बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ अब मर चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल उसकी वाइफ को यहाँ से कहीं और ले जाया जा रहा होता है ताकि वो उस आदमी से उसका पीछा छुड़वा सकें। और वहीं से ब्रूस बोलता है कि इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए आल्फ्रेड, उसका नाम कभी कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि अगर उसका नाम पता चल गया कि वो शख्स कौन है तो ये दुनिया जो उसकी फैमिली को कभी भी अकेले सुकून से जीने नहीं देगी। वो प्रेस वाले लोग जो हैं वो उसकी फैमिली को तलाश कर ही लेंगे और अगर प्रेस को उसकी फैमिली मिल गई तो जोकर भी उनको तलाश कर ही लेगा। तो हाँ, मुझे पता था उसका नाम, लेकिन यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि जोकर का क्या नाम है, ये बात कभी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। और हम देखते हैं कि बेसिकली आज हमें अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये बताया जा रहा है कि ब्रूस वेन जोकर के बारे में तब से जानता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था, यानी जब उसका पहला एनकाउंटर हुआ था जोकर से उसके एक हफ्ते बाद ही उसको जोकर की आइडेंटिटी पता चल गई थी। क्योंकि हम आखिरकार ये सोच भी कर सकते हैं बैटमैन जो है डीसी कॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव है, वो जोकर के बारे में नहीं जान पाएगा तो कौन जान पाएगा। और बेसिकली जोकर वही हस्बैंड है जिसकी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में कहानी सुनाई जा रही है, जो कि अपनी बीवी बच्चों के ऊपर जुल्म करता था और उसकी वाइफ उससे बेजार आ चुकी थी और बेसिकली बैटमैन ने ही उसकी वाइफ को जो है अपने हस्बैंड से अलग कर दिया था। उसी तरह देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे उसकी वाइफ और उसका बेटा जो है वो अब यहाँ पे बड़े हो चुके हैं और वो लोग अलास्का के अंदर यहाँ पे बिल्कुल अलग रह रहे हैं और ब्रूस वेन उनके बारे में जानता है और उनके ऊपर नजर रखने के लिए आता रहता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बेसिकली जोकर जो है वो एक तरह का पागल इंसान था जिसकी वाइफ और उसका बच्चा उसको छोड़ के चले गए थे, उसके बाद से वो और ज्यादा खतरनाक हो गया था। और बेसिकली जो जोकर नंबर 2 था द कॉमेडियन, वही दरअसल एक असली जोकर था और उसने ही बाकी के दोनों जोकर्स को बनाया था। दी एंड। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो है बैटमैन 3 जोक्स का पूरा स्टोरी आर्क आज खत्म होता है, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा स्टोरी आर्क था। इसका हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा बड़ा था नॉर्मल कॉमिक से, क्योंकि इसकी वजह ये है कि बेसिकली ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क जो था वो बेसिकली मेरे हिसाब से 6 कॉमिक बुक्स के अंदर होना चाहिए था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार डीसी वालों ने इसको 3 कॉमिक बुक में पब्लिश करने का फैसला क्यों किया, क्योंकि 6 कॉमिक बुक्स के अंदर भी ये एक अच्छी खासी बड़ी स्टोरी बन सकती थी और उसको अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे 3 इश्यूज को डबल साइज इशू बना के हमारे साथ शेयर किया गया है, तो मैंने ठीक उसी तरीके से आपके साथ 3 एपिसोड के अंदर शेयर करा और इसलिए सारी की सारी वीडियोस काफी बड़ी हो चुकी हैं।
तो ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये डीसी का वन ऑफ द मास्टरपीस कह सकते हैं, जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। जोकर के पूरे कैरेक्टर को यहाँ पे एक मीनिंग दी गई है। ये बताया गया है कि बेसिकली जोकर की आइडेंटिटी क्या थी, वो कौन था। ये बात कभी भी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं ब्रूस के लिए, बल्कि वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, वो किस तरीके से काम करता है, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल जोकर था उसने वो सारे के सारे जोकर्स को क्रिएट इसलिए किया था, वो सारा का सारा प्लान यही कर रहा था कि वो अपने आप को बैटमैन की नजर में इंपॉर्टेंट फील करवा सके। वो समझ चुका था कि जो चिल जो है एक ऐसा इंसान है जो कि बैटमैन के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। उसने ही बैटमैन को सबसे बड़ा जख्म दिया जो कि कभी भर नहीं सकता है। तो बेसिकली जोकर ने वो सारी की सारी प्लानिंग शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ इसीलिए करी ताकि बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन जो है वो जो चिल को माफ कर दे और जोकर को कभी माफ ना कर सके। और हैंस जोकर जो है वो बैटमैन का ग्रेटेस्ट विलन बन गया। और इसी के साथ साथ सिर्फ वो बैटमैन का नहीं बल्कि डीसी का वन ऑफ द बेस्ट विलन माना जाता है सारे के सारे रीडर्स और फैन के बीच। सो गाइस आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क कैसा लगा है। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये स्टोरी आर्क सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और अगर मैं इसके रेटिंग की बात करूं तो मैं इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को सॉलिड 10 आउट ऑफ 9.5 पॉइंट्स दे सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर एक्शन था, इसके अंदर थ्रिलर जो था वो एक अलग ही लेवल के अंदर था जो कि किसी और कॉमिक में शायद मुझे नहीं याद कि इतना ज्यादा मुझे देखने को मिला होगा। तो आप लोग कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। और अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर इस स्टोरी को एंजॉय करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इतनी लंबी वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मेरा गला ही बैठ चुका है। तो प्लीज मेरी पूरी की पूरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में इस तरह का ऑसम कॉमिक बुक कंटेंट मेरे चैनल पे देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई भी एपिसोड अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।